दोस्तों स्टार्ट करने वाले हम आज जो आपका एनआईएस का पेपर होगा एग्जाम होगा उसमें जो पूरा सिलेबस है वो हम कवर करेंगे इसमें। तो आज हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं फिजिक्स को आपको जो फिजिक्स का जो पूरा जो टीएमए और जो पी आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से कि टीएमए और पीई में क्या डिफरेंस है। जो टीएमए है वो आपको खुद घर से लिख के आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसका 20% वेटेज है शायद। अ, अभी आपको पूरा क्लियर करके बता दूंगा अगली वीडियो में। और जो पीई है वो जो उसका जो सिलेबस है वो आपके एग्जाम में आएगा। तो जब एग्जाम के पेपर देने जाओगे उसमें जो पीई के जो चैप्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और जो टीएमए के जो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स के आगे टीएमए लिखा हुआ है वो चैप्टर्स का आप असाइनमेंट बना के वहाँ मतलब सबमिट करोगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि अ, ये आपकी फिजिक्स की बुक है जो स्टडी मटेरियल दिया गया है बोर्ड के तरफ से। तो देखते हैं इसमें ये सब इसमें इंट्रोडक्शन है। देखिए जो जिस चैप्टर के आगे टी एम ए लिखा हुआ है ना ये चैप्टर्स आपको ये असेसमेंट के चैप्टर्स है। तो ये आपको खुद घर से करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और जिस चैप्टर के आगे पीई लिखा हुआ है इन चैप्टर का मेनली एग्जाम होगा। तो देखो आपका सिलेबस जो होता है वो और शॉर्ट कर दिया गया है क्योंकि जो पीई है आपको यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये पढ़ने हैं। और जो टी एम है हम इसको भी जरूर पढ़ेंगे। जो टीएम है इन चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो पीई वाले हैं उनको और अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि आपका पूरा पूरा जो सिलेबस है वो ढंग से कवर हो जाए। ठीक है। तो देखो ये और थोड़ा उन्होंने डिटेल में दे रखा है सिलेबस। तो जो यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर्स है ये टीएमए में है वगैरह। तो लॉस ऑफ मोशन जो चैप्टर है ये पीई का चैप्टर है। और वर्क एनर्जी एंड पावर ये पीई का चैप्टर है। तो अभी हम पहले पीई के चैप्टर पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो जो पहला चैप्टर है वो है लॉस ऑफ मोशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूं, एक बार दोबारा से बता दूं कि क्या पीई और टीएमए में डिफरेंस है। तो पीई के जो चैप्टर है वही आपके मेन एग्जाम के चैप्टर है। बाकी जो टीएमए के जो चैप्टर्स है वो आपका जो उनका वेटेज है वो शायद 20% का वेटेज है। मतलब जो अगर 100 नंबर का पेपर है तो 80 नंबर का जो 100 नंबर के टोटल मार्क्स में 80 नंबर के जो पेपर आएगा वो इन पीई से आएगा। और जो 20 नंबर के मार्क्स होंगे वो इन टीएमए से मिलेंगे, इन टीएमए वाले चैप्टर से। जो टीएमए वाले चैप्टर्स हैं ये आपको खुद घर से लिख के वेबसाइट पे उनके अपलोड करना है, जहाँ जो भी लिंक होगा उसमें आपको अपलोड करना है। जहाँ तक कि मेरी इंफॉर्मेशन है। बाकी अगली वीडियो में आपको और क्लैरिटी से इसको बता दूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसमें। तो देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन क्योंकि ये पहला पीई का चैप्टर है। तो लॉज ऑफ मोशन हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 60 पे है तो हम चलते हैं यहाँ पर। अ, ये पूरा अभी इसमें पूरा सिलेबस वगैरह ही है। सीधा हम यहाँ पे पेज नंबर 60 टाइप करता हूँ अगर। तो ये देखिए ये अभी भी यूनिट एंड डायमेंशन दिखा रहा है। लॉस ऑफ मोशन, तो लॉस ऑफ मोशन, मोशन इज स्ट्रेट लाइन। जो मोशन फोर्स एंड एनर्जी है यहीं से लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट। तो दोस्तों ये रहा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को हम पूरा ढंग से कवर करेंगे। और फिर मैं क्या करूंगा जो इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं ना उसको भी सॉल्व करेंगे हम ढंग से। तो ताकि आपका कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। और अक्टूबर तक आपका ये पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो हार्डली जो 3-4 महीने बचे हैं उनमें आपको ढंग से सिलेबस में कवर करा दूंगा। तो आप अगर ढंग से तैयारी करेंगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका पूरा सिलेबस को कवर करा दूंगा। तो लॉज ऑफ मोशन में हम पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया। तो फोर्स और इनर्शिया का हम कंसेप्ट यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट रजिस्ट a change in its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. Mass of a body is a measure of its inertia. ठीक है। तो ये inertia की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं तो एक नोटबुक ले आइए और उसमें ये नोट्स को जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इनको आप नोट करते रहिए। तो लॉज ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है
जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपना जो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो किसी बॉडी किसी मोशन में, अगर मतलब वो बॉडी चल रही है तो बॉडी नहीं चाहेगी कि मैं रुकूं, और अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो नहीं चाहेगी कि मैं चलूं। तो इसी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं बॉडी की लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कभी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसको जब तक आप धक्का नहीं मारेंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा, और उसको धक्का मारने में भी आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि मैं मूव करूं, तो आपको बॉडी के इनर्शिया के अपोजिट धक्का लगाना पड़ेगा ताकि वो मूव करे। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बॉडी का अपना इनर्शिया, इनर्शिया का सिंपली मतलब देख लीजिए, अगर जैसे हम खुद भी लोग घर पे रहते हैं, अगर हम घर पे बैठे हुए हैं, अगर पेरेंट्स कुछ काम करने के लिए हमें बोले तो हम रजिस्ट करते हैं, हमें हम नहीं चाहते कि हम वहाँ बैठे बैठे हम उठें वहां से। तो बॉडी के टर्म्स में भी लॉ ऑफ इनर्शिया यही है कि अगर बॉडी कोई चीज चल रही है तो वो चाहेगी कि मैं चलते ही रहूं, और अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो चाहेगी कि मैं रुकी ही रहूं। तो इसी प्रॉपर्टी बॉडी की किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ये प्रॉपर्टी होती है, इसको ही हम इनर्शिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी ब्रॉट इफ अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। देखो, तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही हमको ये बात बताता है, जो अगली पॉइंट बोला है ये लॉ ऑफ इनर्शिया से ही आया है। तो ये क्या बोलता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने ये पढ़ा कि हम बॉडी कोई भी चाहेगी नहीं कि अगर, या वो अगर मूव कर रही है तो उसको कोई रोक दिया जाए, अगर वो रुकी हुई है तो मूव करे, वो बॉडी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। अगर बॉडी मूव कर रही है तो चाहेगी कि मैं मूव करते रहूं, और बॉडी रुकी हुई है तो चाहेगी कि मैं रुकी हुई रहूं। तो अगर बॉडी मूव कर रही है और हम उसको रोकेंगे तो मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी मतलब सिंपल टर्म्स में समझ लें, स्पीड विद डायरेक्शन। तो उसकी अगर स्पीड में चेंज आ रहा है तो बॉडी नहीं चाहेगी कि मेरी स्पीड में चेंज आ जाए, मैं जितनी स्पीड से चल रही हूँ उतनी स्पीड से ही चलती रहूँ। या अगर वो रुकी हुई है, अगर उसकी स्पीड जीरो है क्योंकि वो बॉडी रुकी हुई है, तो वो नहीं चाहेगी कि मेरी स्पीड जीरो से बढ़े, क्योंकि हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में पढ़ा कि बॉडी अपनी ही कंडीशन में रहना चाहती है हमेशा। तो हमको बॉडी की अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो हम तभी कर सकते हैं अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई करें। तो यहाँ पे लिखा है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी ब्रॉट इफ अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये पॉइंट इसी बात को समझा रहा है। You are very familiar with the with the term force. We use it in so many situations in our everyday life. We are exerting force when we are pulling, pushing, kicking, hitting, etc. Though a force is not visible, its effect can be seen or experienced. Forces are known to have different kinds of effect. तो जो फोर्स होता है, फोर्स भले ही हम उसको देख ना सके लेकिन हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सपोज करते हैं कोई आपको अगर धक्का मार रहा है तो आपको धक्का फील होगा ना, तो वही फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम है इस इनर्शिया को ब्रेक करके किसी बॉडी को मोशन में लाना, या मोशन में बॉडी अगर है तो उसको रोकना। मतलब सिंपली अगर हम बोले तो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना। वेलोसिटी को चेंज करना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बॉडी रुकी हुई है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर मैं उसको धक्का मार के मूव कर रहा हूँ मतलब वेलोसिटी जीरो से बढ़ रही है। अगर बॉडी चलती है और मैं उसको रोकना चाह रहा हूँ तो बॉडी क्या हो रही है, किसी वेलोसिटी से चल रही है और उसको हम जीरो पे ला रहे हैं। तो ये काम करने के लिए हमें जो चीज चाहिए वो होगी फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की सिंपल जो डेफिनेशन है वो यही है कि यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी बॉट इफ अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो जो फोर्स की इसको डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन ये फोर्स फोर्स का इंपॉर्टेंस है कि फोर्स जो है वो ही इस बॉडी की मोशन को, इस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर पाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यू आर वेरी फेमिलियर विद द टर्म फोर्स, ये हमने पढ़ लिया। दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एमसीक्यू बन सकता है पेपर में, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोली है? दे मे चेंज द साइज एंड शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स होता है ना वो किसी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल, जैसे कि बुक में एग्जांपल दे रखा है, अगर बलून है, अगर आप बलून को अगर आप हाथ से दबा रहे हैं, मतलब अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, तो बलून का शेप चेंज हो रहा है ना? तो इसका मतलब है फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी की शेप या साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, साइज को चेंज कैसे कर सकता है? जैसे घर में हम आटा गूंथते हैं, तो जब हम आटे में फोर्स लगा रहे हैं तो आटा चौड़ा हो जा रहा है, फिर उसी आटे को हम गोला गोला बना दे रहे हैं, तो उसका साइज भी चेंज हो रहा है और शेप भी चेंज हो रहा है। अगला पॉइंट क्या है? फोर्सेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी फोर्स इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का करता है का मतलब है अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर उसमें हम फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, उसकी स्पीड हल्की या ज्यादा हो जाएगी। तो फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी के मोशन को भी इफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, तो फोर्स एक बॉडी को उसी उसके एक्सेस के अराउंड रोटेट भी कर सकता है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट कर रही है, तभी तो डे एंड नाइट हो रहा है। तो उसको रोटेट करने के लिए हम
अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो उसको रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि फोर्स इज अ, उसमें ऑप्शन दिए होंगे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिर उसमें आएगा कि बोथ वेक्टर एंड स्केलर, और आएगा नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको आ सकता है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो डायरेक्शन पे भी अफेक्ट करे। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरी अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इसमें नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। वो स्पीड कहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मेरी गाड़ी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब कि मैं उसमें डायरेक्शन भी दे रहा हूँ कि 20 मीटर पर सेकंड है, तो मेरे को उसके साथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और वो हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूँ मुंह से कि मेरी मैं अपनी गाड़ी से 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? वेलोसिटी बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस होता है कि हम स्पीड में तो हम केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कितनी स्पीड है, और वेलोसिटी में हम क्या, उसमें डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब है कि फोर्स में डायरेक्शन इंक्लूडेड है। मेरे कहने का क्या मतलब है? अगर आप किसी बच्चे को धक्का मारें, तो क्या होगा? वो आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना? ऐसा नहीं होगा ना कि आपने धक्का उसको आगे की तरफ मारा और वो पीछे की तरफ आया। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसमें। इसलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या उसकी मोशन में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, for this reason, when several forces act on a body simultaneously, a net equivalent force can be calculated by vector addition as discussed in lesson 1। तो क्या बोला है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए क्या होता है, अगर एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि एक एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे बहुत सारी रस्सी बांध रखी है, हमने बहुत सारी रस्सियां बांध रखी हैं और अलग अलग डायरेक्शन में बांध रखी है। तो अगर मान लीजिए उसके उसके दोनों एंड पे बांध रखी है, उसके ऊपर और उसके नीचे बांध रखी है, तो जिस जगह से फोर्स ज्यादा लगेगा, वो ब्रिक जो होगा, वो ऑब्जेक्ट जो होगा, वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायग्राम बना के कि ये बॉडी है वो किस तरफ मूव मूव करेगी, अगर हमको पता हो कि कितना कितना फोर्स सब लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे भी देखेंगे, आगे डायग्राम की मदद से भी समझेंगे इस बात को जो मैंने अभी बोला। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए अगला फिर क्या है, फॉर अ बॉडी इन मोशन द वेलोसिटी विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जो चेंज होगी वो उस तरीके से चेंज होगी कि उस पे उस जो फोर्स लगाया है उस पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। सपोज करते हैं अगर एक बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है, अगर हमने उसी डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि मोशन में क्या चेंज हो रहा है ना? मोशन में कितना चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसलिए हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो velocity of a body changes as long as net force velocity of a body changes as long as a net force is acting on it। इसका क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लेना आप नोट में। इसका क्या मतलब है, ये बोला है कि बॉडी की वेलोसिटी तभी चेंज होगी अगर एक नेट फोर्स उसमें लगाया है। देखिए, बात तो ये बहुत सिंपल है लेकिन इसके अंदर एक बहुत डीप मीनिंग छुपा है। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सपोज करते हैं मैं एक बॉडी है, कोई भी एक बॉल अगर चल रही है, मैं उसको आगे से भी धक्का लगा रहा हूँ, पीछे से भी धक्का लगा रहा हूँ, तो अगर मैं आगे से उसमें टू टू न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, पीछे से भी टू न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा आगे और पीछे का फोर्स तो इक्वल हो गया, तो वो जीरो हो गया। इसका मतलब अगर बॉडी वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, हम उसको नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हम जितना फोर्स उसको धक्का लगा रहे हैं उतना ही फोर्स से हम उसको रोक रहे हैं, है ना? तो नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो बॉडी की वेलोसिटी में तभी चेंज आएगा अगर उसमें एक नेट फोर्स है, मतलब नेट फोर्स जीरो ना है, जीरो नहीं है। तो अगर मैं आगे से उसके आगे की तरफ धक्का अगर मैं 4 न्यूटन का लगा रहा हूँ और बॉल को रोकने के लिए अगर धक्का मैं उसमें 2 न्यूटन का लगा रहा हूँ उसके आगे से, तो क्या होगा कि 4 और 2 का डिफरेंस क्या आ गया? 2 न्यूटन। तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा है? वो है जो बॉल बॉल को धक्का दे रहा है। तो इसका मतलब बॉल की स्पीड और बढ़ जाएगी, है ना? क्योंकि नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स वो है कि जो बॉल को धक्का दे रहा है, वो हमारे पास आ गया 4 - 2 = 2 से। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी में लग रहे होंगे, तब हम उन सारे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि नेट फोर्स क्या आ रहा है। अगर नेट फोर्स आ रहा है कुछ ना कुछ, तो बॉडी
उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, वरना बॉडी वहीं पे रुक जाएगी अगर सारे फोर्स बराबर है तो। ठीक है। तो ये यही जो सब एग्जांपल दिए गए हैं, यही सब आपको समझाया गया है यहाँ पे, जो मैंने आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करी, वही सब एग्जांपल ऊपर है। तो आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज बता रखी है, एग्जांपल दे रखा है कि देखिए, अगर एक बॉल है, मैं उसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तो उसका क्या होगा, वो बॉल यहाँ से एक्सेलरेशन गेन करेगी, यहाँ से उसकी स्पीड बढ़ेगी, और यहाँ आकर वो यहीं तक चले जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बॉल बॉल में जितना जितना फोर्स इस ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, उतना ही फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेगी। क्योंकि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, तो फोर्स कंजर्व रहेगा। तो जो फोर्स इसको ग्रेविटेशन ने लगाया, ये फोर्स ने जमा कर लिया, फिर ये आगे बढ़ते रहे, जो उस फोर्स के वजह से जो एनर्जी उसने जमा की थी, वो उसने यहाँ लूज कर दी। तो ये बॉडी यहाँ से जो ऊपर चढ़ेगी, ये अपने आप उसी फोर्स की वजह से ऊपर चढ़ेगी। ठीक है। तो इसको हम आगे और ढंग से समझेंगे जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे आइजैक न्यूटन सर के बारे में दे रखा है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से थोड़ा थोड़ा। बाकी अब सबसे पहले हम आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी, और बॉडी अगर कोई रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। तो जो हमने अभी तक पूरी बात की है ना, तो उसी की समरी ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जो कि न्यूटन ने दिया था, वो ये बोलता है कि अ बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या, अगर एक बॉडी है, अगर वो चल रही है ना, तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर एक फोर्स, एक नेट फोर्स ना लग जाए। या बॉडी अगर रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है। देखो, ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सटर्नल फोर्स हम किसको बोलते हैं, अगर मान लो कि अगर आप किसी कार के अंदर बैठे हो, कार के अंदर बैठ के अगर आप कार को धक्का लगाओ, तो कार आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप कार के अंदर बैठे हो। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इंटरनल फोर्स है, इंटर मतलब अंदर। तो आप वो फोर्स लगा रहे हो, अंदर से लगा रहे हो। लेकिन अगर वही धक्का आप कार के बाहर निकल के कार पे लगाओ, तो कार आगे बढ़ेगी, है ना। तो फोर्स, किसी बॉडी को मोशन चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स हम बॉडी में लगा रहे हैं, तो हम उसके मोशन को चेंज कर पाएंगे, वरना उसकी मोशन हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स न लगे। तो ये सिंपल सा बात है। ये हम जो हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, तो ये तो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम इनर्शिया बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो कई बार अगर एमसीक्यू में आप पे आ जाए कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज, तो इसका लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर ऐसा आ जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। आगे के ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये भी हम देखेंगे, और आगे का हम जर्नी स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, तो मैंने नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी एक दिया है, उसमें आप बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत मुझसे क्वेश्चन पूछने में, और मैं आपको आंसर दूंगा उसका। मेरे को जैसे ही टाइम लगेगा, मैं आपको उसमें सॉल्व करके दे दूंगा, और हम सब साथ मिलके जो हमारा मिशन अक्टूबर है, उसको हम सक्सीड करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।